हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फार्म मशीनरी एंड पावर का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल क्या होता है दोस्तों? टिल्ट कोण क्या होता है? तो हल के डिस्क के पीछे की तरफ डिस्क के फेस और लंबवत की स्थिति के बीच जो कोण बनता है उसे ही टिल्ट कोण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हल के डिस्क के पीछे की तरफ डिस्क के फेस और लंबवत स्थिति के बीच जो कोण बनता है उसे टिल्ट कोण कहते हैं दोस्तों। यह कोण 15 से 25 अंश तक का हो सकता है। दोस्तों, यह जो टिल्ट कोण होता है यह 15 से 25 अंश तक का हो सकता है। जमीन पर हल का घुसाव पेनिट्रेशन दोस्तों जो होता है इसी कारण बढ़ जाता है। किसी कारण? टिल्ट एंगल के कारण जमीन पर हल का घुसाव बढ़ जाता है। टिल्ट कोण के बढ़ने से जमीन में पेनिट्रेशन अच्छा हो जाता है, मतलब घुसाव अच्छा हो जाता है। जब दोस्तों टिल्ट कोण बढ़ जाएगा तो जमीन में जो घुसाव है वो अच्छा हो जाएगा और गहराई कम हो जाती है। गहराई दोस्तों कम हो जाती है। गहराई बढ़ाने के लिए टिल्ट कोण को कम किया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम पूछ सकता है कि टिल्ट कोण के बढ़ने से क्या होता है? तो दोस्तों टिल्ट कोण के बढ़ने से गहराई कम हो जाती है। और तो गहराई बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो टिल्ट कोण को कम कर दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग टिल्ट कोण समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्क कोण क्या होता है। डिस्क एंगल, जिस दिशा में डिस्क प्लाऊ चलता है, जिस दिशा में डिस्क प्लाऊ या डिस्क हल चलता है, खिंचाव की दिशा और डिस्क के फेस के मध्य जो कोण बनता है उसे डिस्क एंगल कहते हैं या डिस्क कोण कहते हैं। तो डिस्क कोण किसे कहते हैं दोस्तों? जो जिस दिशा में डिस्क हल चलता है, खिंचाव की दिशा और डिस्क के फेस के मध्य जो कोण बनता है उसी को कहते हैं दोस्तों डिस्क एंगल या डिस्क कोण। यह दोस्तों अधिक से अधिक 45 अंश का हो सकता है। डिस्क कोण अधिक से अधिक 45 अंश का और जो सो टिल्ट कोण 15 से 25 अंश का। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया डिस्क हैरो एवं डिस्क हल में क्या अंतर है। तो दोस्तों इससे बाद मैंने अंतर वाले इक्वेशन सब कुछ लिए हैं। तो दोस्तों डिस्क हैरो और डिस्क हल में क्या अंतर होता है देखेंगे। तो पहले मैंने लिया डिस्क हैरो। डिस्क हैरो में क्या क्या पाया दोस्तों? यह द्वितीय भू परिष्करण कृषि यंत्र होता है। दोस्तों जो डिस्क हैरो होता है यह द्वितीय भू परिष्करण कृषि यंत्र होता है। इसमें उथली जुताई होती है। अगला डिस्क एंगल अधिक से अधिक 20 अंश का होता है। अगला दोस्तों है इसमें टिल्ट एंगल नहीं होता है। दोस्तों जो डिस्क हैरो होता है इसमें टिल्ट एंगल नहीं होता है। अगला है यह ट्रेलिंग तथा माउंटेन दोनों प्रकार के होते हैं। यह ट्रेलिंग तथा माउंटेन दोनों प्रकार के होते हैं। अगला दोस्तों बहुत कड़ी मिट्टी में इसका प्रयोग संभव नहीं है। तो दोस्तों यह कौन सा होगा? डिस्क हैरो। अब दोस्तों देखते हैं, सॉरी ये होगा डिस्क हैरो। अब देखते हैं डिस्क हल क्या होता है, डिस्क प्लाऊ क्या होता है। यह प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, कृषि यंत्र है। और दोस्तों जो डिस्क हैरो था वह द्वितीय भू परिष्करण कृषि यंत्र था। इसमें गहरी जुताई की जाती है। और दोस्तों जो डिस्क हैरो था उसमें उथली जुताई की जाती थी। इसमें डिस्क एंगल 45 अंश का होता है। तो दोस्तों इसमें डिस्क एंगल 45 अंश का होता है और उसमें अधिक से अधिक 20 अंश का होता था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इसमें टिल्ट एंगल होता है जो 15 से 25 अंश तक का होता है। और दोस्तों उसमें टिल्ट एंगल होता ही नहीं है। अगला, इसमें बहुत अधिक तवे वाले प्लाऊ ट्रेलिंग तथा छोटे प्लाऊ माउंटेन होते हैं। इसमें बहुत अधिक तवे वाले प्लाऊ ट्रेलिंग तथा जो छोटे प्लाऊ होते हैं वो माउंटेन होते हैं। उसमें क्या था दोस्तों? उसमें ट्रेलिंग और माउंटेन दोनों प्रकार के प्लाऊ होते हैं, हैरो होते हैं दोस्तों। अगला, यह कड़ी मिट्टी में भी प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों जो डिस्क हैरो और कड़ी मिट्टी में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिस्क हैरो और डिस्क हल समझ में आया होगा। अगला दोस्तों प्लांटर तथा सीड ड्रिल में अंतर। प्लांटर और सीड ड्रिल में क्या अंतर है? प्लांटर से प्लांटो मतलब पौधों का दोस्तों रोपण होता है। अंकुरित व बिना अंकुरित बीज भी बोए जाते हैं। दोस्तों जो प्लांटर होता है इससे पौधे का रोपण होता है, अंकुरित व बिना अंकुरित बीज भी बोए जाते हैं। और जो दोस्तों सीड ड्रिल होता है उसमें क्या होता है? सीड ड्रिल से अंकुरण रहित तथा अंकुरित दोनों तरह के बीज की बुआई का कार्य होता है। और इसमें क्या होता है? प्लांटर से पौधों का रोपण होता है। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को प्लांटर ही बता देता हूँ। अगला पॉइंट है, प्लांटर में एक प्लांटर से दूसरे प्लांटर के बीच की दूरी रखी जाती है तथा लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी बनी रहती है। अगला पॉइंट दोस्तों, प्लांटर से जो बीज बोए जाते हैं वे काफ़ी बड़े होते हैं। प्लांटर से जो बीज बोए जाते हैं दोस्तों वो काफ़ी बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, प्लांटर में एक प्लांट अथवा एक अंकुरित बीज एक स्थान के लिए काफ़ी है। केवल धान के प्लांटर से दो या दो से
3 से पौधे एक साथ लगाए जाते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि प्लांटर दोस्तों जो होता है वह एक प्लांट अथवा एक अंकुरित बीज एक स्थान के लिए काफ़ी होता है, सिर्फ धान को छोड़कर दोस्तों, क्योंकि धान में 2 या 3 पौधे एक साथ लगाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, धान के प्लांटर के अतिरिक्त अधिकतर सभी प्लांटर ट्रैक्टर तथा बैल चालित होते हैं। मात्र धान का प्लांटर ट्रैक्टर चालित तथा हस्त चालित दोनों प्रकार का होता है। दोस्तों वह हो गया प्लांटर। अब देखते हैं दोस्तों सीड ड्रिल। दोस्तों एक साथ मैं ऐसे पाई खाच के नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं पहले प्लांटर को लिख दिया, अब सीड ड्रिल को लिख दिया हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल से अंकुरण रहित तथा अंकुरित दोनों तरह के बीजों की बुआई का कार्य होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीड ड्रिल में बीज लाइनों में बराबर गिरता रहता है, इसमें प्लांटर से प्लांट की बीज की दूरी नहीं रहती है। दोस्तों प्लांटर से प्लांट की बीज की दूरी नहीं रहती है, और उसमें दोस्तों प्लांटर में होती थी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में दूरी रखी जाती थी। अगला दोस्तों, सीड ड्रिल से जो बीज बोए जाते हैं प्लांटर के बीज की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं। दोस्तों जो सीड ड्रिल से बीज बोए जाते हैं प्लांटर की बीज की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं, और दोस्तों जो प्लांटर होता है उसमें बड़े बीज बोए जाते हैं। अगला, सीड ड्रिल में अंकुरित या बिना अंकुरित बीज एक स्थान पर एक से अधिक संख्या में गिरते रहते हैं, अतः इसमें एक स्थान पर बीज काफ़ी नहीं होता है। इसमें दोस्तों एक स्थान पर एक बीज काफ़ी नहीं होता है, और दोस्तों जो प्लांटर था उसमें एक स्थान पर एक बीज काफ़ी होता है, सिर्फ धान को छोड़कर। अगला दोस्तों, सीड ड्रिल हस्त चालित, बैल चालित तथा ट्रैक्टर चालित तीनों प्रकार के होते हैं। सीड ड्रिल दोस्तों जो होता है हस्त चालित, बैल चालित तथा ट्रैक्टर चालित तीनों प्रकार का होता है, लेकिन दोस्तों जो जो प्लांटर होता है वह दोस्तों सिर्फ धान ही ऐसी है दोस्तों जो ट्रैक्टर चालित और हस्त चालित दोनों प्रकार का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग प्लांटर और सीड ड्रिल में भी अंतर समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा रीपर तथा मूवर में अंतर। रीपर और मूवर में क्या अंतर है? तो दोस्तों रीपर जो होता है वो अनाज काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीपर अनाज काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, रीपर का प्रयोग कम घनी फसल काटने के लिए किया जाता है। रीपर का प्रयोग दोस्तों कम घनी फसल काटने के लिए किया जाता है। रीपर की कार्य क्षमता कम होती है। रीपर की दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम होती है। रीपर का कटर बार मूवर के कटर बार की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। दोस्तों जो रीपर का कटर बार होता है वह मूवर के कटर बार की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। अगला दोस्तों, रीपर में प्रायः बंडल बांधने का प्राविधान होता है। दोस्तों जो रीपर होता है बंडल बांधने का प्रावधान होता है, बंडल बांध देता है। अगला, रीपर में कटाई के बाद फसल एक तरफ गिरती है। रीपर में दोस्तों जब फसल की कटाई करते हैं तो फसल दोस्तों एक तरफ गिरती है। अगला, रीपर कटर बार के साथ एक प्लेटफार्म के हमेशा लगा रहता है। दोस्तों जो रीपर होता है उसका कटर बार एक प्लेटफार्म के साथ हमेशा लगा रहता है। अगला दोस्तों, इसमें कटर बार की चाल 100 मीटर प्रति मिनट होती है। 100 मीटर प्रति मिनट मतलब दोस्तों 1 मिनट में 100 मीटर कटर बार की चाल होती है इसकी। अगला देखते हैं दोस्तों मूवर। मूवर में क्या होता है दोस्तों? मूवर घास तथा दोनों सॉरी मूवर घास तथा दोनों फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूवर दोस्तों घास तथा दोनों फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, मूवर का प्रयोग घनी फसल काटने में भी किया जाता है। मूवर का प्रयोग दोस्तों घनी फसल काटने में भी किया जा सकता है। अगला दोस्तों, मूवर की कार्य क्षमता रीपर की अपेक्षा अधिक होती है। जो मूवर की कार्य क्षमता होती है दोस्तों वो रीपर की कार्य क्षमता की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें दोस्तों जो कटर बार होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, और दोस्तों जो रीपर था उसमें कटर बार छोटा होता है। इसमें बंडल बांधने का प्राविधान नहीं होता। दोस्तों जो मूवर होता है इसमें बंडल बांधने का जो प्रावधान होता है वह नहीं होता है। आगे देखते हैं, मूवर में फसल या घास कटाई के बाद बिखर जाता है जिसे हाथों से बटोरना पड़ता है, लेकिन दोस्तों रीपर में क्या होता था वह फसल को एक तरफ काट के गिराता है। इसमें प्लेटफार्म नहीं होता। दोस्तों जो मूवर होता है इसमें प्लेटफार्म नहीं होता है। इसमें कटर बार की चाल 125 से 175 मीटर प्रति मिनट होती है। इसमें कटर बार की चाल 125 से 175 मीटर प्रति मिनट होती है, और उसमें क्या होती थी दोस्तों, उसमें कटर बार की चाल 100 मीटर प्रति मिनट होती थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग रीपर और मूवर में भी अंतर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में अंतर। तो टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है देखते हैं। इसके दोस्तों जो देख रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके एक क्रिया चक्र में 2 स्ट्रोक पूरा होता है। दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसके एक क्रिया चक्र में 2 स्ट्रोक पूरा होता है, और दोस्तों जो फोर स्ट्रोक होता है उसमें एक क्रिया चक्र में 4 स्ट्रोक पूरा होता है। तो अगला देखते हैं पॉइंट, एक क्रिया में क्रैंक शाफ्ट 360 अंश घूमती है। एक क्रिया चक्र में दोस्तों जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितनी घूमती है? 360 अंश। अगला है, इसमें क्रैंक शाफ्ट बंद रहता है। दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसमें क्रैंक शाफ्ट बंद होता है। अगला पॉइंट है, इसमें इनलेट व एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं। दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसमें इनलेट व एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्रैंक शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला दोस्तों है हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसे हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता है इसका प्रयोग हल्के कार्य के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। इसके एक क्रिया चक्र में 4 स्ट्रोक पूरा होता है। दोस्तों जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसके एक क्रिया चक्र में 4 स्ट्रोक पूरा होता है, और जो स्ट्रोक इंजन था उसमें उसके एक क्रिया चक्र में 2 स्ट्रोक पूरा होता था। इसमें 720 अंश घूमती है। दोस्तों इसमें जो क्रैंक शाफ्ट है, सॉरी, हाँ दोस्तों इसमें जो क्रैंक शाफ्ट होता है वह 720 अंश घूमती है, और दोस्तों उसमें कितनी घूमती थी, 360 अंश। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों जो क्रैंक शाफ्ट होता है वह खुला रहता है। इसमें इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं। दोस्तों इसमें इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, और जो टू स्ट्रोक इंजन था उसमें इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते थे। इसमें एग्जॉस्ट वाल्व लगे होंगे, उसमें एग्जॉस्ट पोर्ट लगे रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें क्रैंक शाफ्ट की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों क्रैंक शाफ्ट की आवश्यकता होती है, और दोस्तों जो टू स्ट्रोक इंजन होता था उसमें क्रैंक शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती थी। अगला पॉइंट, भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसे भारी भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है, और जो टू स्ट्रोक इंजन होता था उसे भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती थी। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसका प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन भी समझ गए होंगे। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है उसको भी जान गए होंगे। इसको मैंने कल भी कराया था। अगला दोस्तों, पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर। तो दोस्तों इसको मैंने एक साथ ही लिख दिया है तो आप लोग समझिएगा। पेट्रोल इंजन इंजन हल्का होता है जबकि डीजल इंजन का भार अधिक होता है। दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है वह हल्का होता है जबकि डीजल इंजन का भार अधिक होता है। अगला पॉइंट, पेट्रोल इंजन कम स्थान घेरता है और डीजल इंजन अधिक स्थान घेरता है। दोस्तों पेट्रोल इंजन होता है वह कम स्थान घेरता है, और जो डीजल इंजन होता है वह अधिक स्थान घेरता है। अगला पॉइंट, पेट्रोल इंजन महंगा होने के कारण इसका उपयोग डीजल इंजन की तुलना में कम किया जाता है। पेट्रोल इंजन महंगा होने के कारण इसका उपयोग डीजल इंजन की तुलना में कम किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग अधिक किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करता है जबकि डीजल इंजन डीजल चक्र पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में स्पार्क के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता है जबकि डीजल इंजन में स्पार्क के लिए इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्लग का, और जो डीजल इंजन होता है इसमें इंजेक्टर का। अगला पॉइंट दोस्तों, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल उपयोग किए जाते हैं और डीजल इंजन में डीजल उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसका कम से कम 15 पॉइंट आप लोग बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सभी क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेट्रोल इंजन का ईंधन महंगा पड़ता है जबकि डीजल इंजन का ईंधन पेट्रोल इंजन की तुलना में सस्ता पड़ता है। पेट्रोल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन खतरनाक होता है जबकि डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन खतरनाक नहीं होता है। दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो प्रयोग होने वाला ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, वह खतरनाक होता है, और डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला जो ईंधन होता है, डीजल होता है, वह खतरनाक नहीं होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेट्रोल इंजन अधिक विश्वसनीय होते हैं जबकि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। पेट्रोल इंजन अधिक विश्वसनीय होते हैं जबकि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पेट्रोल इंजन की दक्षता कम होती है जबकि डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है। पेट्रोल इंजन की दक्षता दोस्तों कम होती है जबकि डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का दहन स्पार्क द्वारा छोड़े गए चिंगारी के द्वारा होता है जबकि डीजल इंजन में डीजल का दहन सिलेंडर में डीजल को दबाने से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा होता है। पेट्रोल इंजन में दोस्तों जो दहन होता है, जो आग लगती है, वो स्पार्क द्वारा छोड़े गए चिंगारी से होता है, लेकिन जो डीजल इंजन होता है उसमें दोस्तों जो दहन होता है सिलेंडर में डीजल को दबाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये हो गया 11 पॉइंट। आगे और देखते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट। पेट्रोल इंजन अधिक ताप सहने की दक्षता नहीं रखता। दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है वह अधिक ताप सहने की दक्षता नहीं रखता जबकि डीजल इंजन अधिक ताप सहने की दक्षता रखती है। अगला दोस्तों, पेट्रोल इंजन के संपीड़न का अनुपात 6 से 10 होता है जबकि डीजल इंजन में संपीड़न का अनुपात 14 से 20 होता है। पेट्रोल इंजन में संपीड़न का अनुपात कितना दोस्तों, 6 से 10 होता है, और डीजल इंजन में 14 से 20 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेट्रोल इंजन को चलाने की लागत अधिक आती है जबकि डीजल इंजन को चलाने की लागत कम आती है। जो पेट्रोल इंजन होता है उसको चलाने की लागत क्या होती है, अधिक आती है, और डीजल इंजन को चलाने की लागत कम आती है। अगला पॉइंट दोस्तों, पेट्रोल इंजन में आग लगने की संभावना डीजल इंजन के मुकाबले अधिक होती है जबकि डीजल इंजन में आग लगने की संभावना कम होती है।
दोस्तों यहाँ पर होती है रहेगा, मोती हो गया गलती से। तो दोस्तों जो डीजल इंजन होता है, इसमें आग लगने की जो संभावना होती है वह कम होती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आईसी इंजन और ईसी इंजन में अंतर। आईसी का मतलब दोस्तों होगा दोस्तों इंटरनल कंबस्टन इंजन, और ईसी का मतलब होगा दोस्तों एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। तो पहले देख लेते हैं आईसी इंजन और ईसी इंजन होता क्या है। आईसी इंजन क्या होता है दोस्तों? तो यदि ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है तो इंजन को आंतरिक दहन या आईसी इंजन के रूप में जाना जाता है। यदि इंजन का जो दहन कार्य दोस्तों है सिलेंडर के अंदर होगा तो इंजन को आईसी इंजन मतलब दोस्तों इंटरनल कंबस्टन इंजन के रूप में जाना जाएगा, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आदि। और दोस्तों देखते हैं एक्सटर्नल इंजन क्या होता है या ईसी इंजन क्या होता है। यदि इंजन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के बाहर होता है तो इंजन को बाहरी दहन इंजन या ईसी इंजन के रूप में जाना जाता है। यदि दोस्तों जो दहन का कार्य होता है वह सिलेंडर के बाहर होगा तो दोस्तों उसको बाहरी इंजन या एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहेंगे। यदि सिलेंडर के अंदर होगा तो दोस्तों उसे इंटरनल कंबस्टन इंजन कहेंगे। इसमें दोस्तों जैसे हो गया स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन आदि दोस्तों, ये सब एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं आईसी और ईसी इंजन में अंतर। तो देखते हैं काम कर रहे सिलेंडर के अंदर ईंधन का आंतरिक दहन होता है, जबकि ईंधन का बाहरी दहन कार्यशील सिलेंडर के बाहर होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, आंतरिक दहन में प्रयुक्त कार्यशील द्रव शायद पेट्रोल और विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जबकि दोस्तों जो एक्सटर्नल इंजन होता है इसमें प्रयुक्त कार्यशील द्रव शायद भाप होता है। तो दोस्तों जो आईसी इंजन होता है उसमें पेट्रोल, डीजल और विभिन्न प्रकार की गैस प्रयोग की जाती है, और जो दोस्तों ईसी इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता है, इसमें भाप का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन को कम जगह की आवश्यकता होती है। बाहरी दहन इंजन की तुलना में इसे आईसी इंजन की तुलना में बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो एक्सटर्नल इंजन होता है इसे अधिक जगह की आवश्यकता होती है, और दोस्तों जो आईसी इंजन होता है उसे कम जगह की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन की पूंजी लागत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन बाहरी इंजन की पूंजीगत लागत अपेक्षाकृत अधिक है। दोस्तों जो आईसी इंजन होता है उसमें कम लागत लगती है दोस्तों, जो और ईसी इंजन होता है इसमें अधिक लागत लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो आईसी इंजन होता है उसको शुरू करना स्टार्ट करना आसान होता है, और जो ईसी इंजन होता है उसको शुरू करने में समय लगता है। तो दोस्तों जो आईसी इंजन आंतरिक दहन इंजन को शुरू करना आसान और त्वरित होता है, जबकि बाहरी दहन इंजन की तुलना में इंजन को शुरू करने में समय लगता है। तो दोस्तों ईसी इंजन में थोड़ा समय लगता है और आईसी इंजन में समय कम लगता है और जल्दी से स्टार्ट भी हो जाता है। अगला दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन में तापीय क्षमता अधिक होती है, जबकि बाहरी दहन इंजन में तापीय क्षमता कम होती है। दोस्तों जो आईसी इंजन होता है उसमें ताप की सहने की क्षमता जो दोस्तों जो होती है वो अधिक होती है, और जो ईसी इंजन होता है उसमें ताप की सहने की क्षमता दोस्तों जो होती है कम होती है। अगला दोस्तों, आंतरिक दहन इंजन में विकसित शक्ति इन इंजनों का प्रति यूनिट वजन अधिक होता है। किसी बाह्य दहन इंजन में विकसित शक्ति की तुलना में इन इंजनों का प्रति इकाई भार कम होता है। तो दोस्तों बताया गया कि जो दोस्तों आईसी इंजन होता है इसमें विकसित शक्ति इंजनों का प्रति यूनिट जो वजन होता है वह अधिक होता है। जो ईसी इंजन होता है इसमें दोस्तों प्रति इकाई भार कम होता है। किसकी अपेक्षा दोस्तों? आईसी इंजन की अपेक्षा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की सभी से एक तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।